नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर शराब घोटाले की गूंज है और ये गूंज एक एक करके आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल तक पहुंची है। ईडी ने चैतन्य बघेल को हिरासत में लिया है। 5 दिन तक हिरासत में रहेंगे चैतन्य बघेल और उनसे पूछताछ की जाएगी। इस मामले को लेकर विधानसभा में हंगामा हुआ, भिलाई में हंगामा हुआ और अभी ईडी दफ्तर के बाहर हंगामा चल ही रहा है। इसी विषय पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता है निशिकांत पांडे जी, कांग्रेस के प्रवक्ता रवि जी और हमारे दुर्ग के ब्यूरो चीफ जो है दिलीप शर्मा जी, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत से पहले आपको पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की वो बाइट सुनवा देते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरे बेटे पर जो है जबरदस्ती आरोप लगाया गया है और कुछ महीने उनको जेल में रखकर प्रताड़ित किया जाएगा। सबसे पहले आप वो बयान सुन लीजिए। ज्यादा टारगेट किया, अभी मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये दबाने की कोशिश कि कोई आवाज़ अडानी खिलाफ ना बोल सके। देखिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न डरेंगे, न झुकेंगे, न टूटेंगे। पिछले समय मेरा जन्मदिन था तो मेरे सलाहकार और मेरे ओएसडी गिरफ्तार किया गया। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उस दिन को किया गया। तो आपने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा ना हम डरेंगे, न दबेंगे, न झुकेंगे। लेकिन आज मामला पूरी तरह उनका और उनके परिवार से जुड़ा है। बेटे को गिरफ्तार किया गया है। 1.5 साल से ज्यादा समय हो गया है उनको सरकार से बाहर हुए और ये बड़ी गिरफ्तारी। रवि गौलानी जी, क्या लगता है ईडी दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई कर रही है? देखिए मृगेंद्र जी, आज का दिन लोकतंत्र में बहुत ही काला दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ईडी का दुरुपयोग कर रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री उनके बेटे का आज जन्मदिन है। जन्मदिन वाले दिन उनको उनके घर से उठा करके ले जाया जा रहा है। क्या हम देश को मैसेज दे रहे हैं? क्या परिपाटी सेट करने वाले हैं? क्या ईडी के अंदर कोई मानवता नाम की चीज नहीं रह गई है? क्या ईडी जो हसदेव के ऊपर कांग्रेस पार्टी बात उठा रही है, जंगल कटाई की बात उठा रही है, उसको रोकने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को उनके जन्मदिन वाले दिन ले जाएगी? आप बताइए, ये किस प्रकार का लोकतंत्र है? क्या इसी स्वर्णिम भारत की कल्पना हम कर रहे हैं? 2047 के विकसित भारत की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। उसमें क्या यही 140 करोड़ लोगों को संदेश देना चाहती है कि देखिए यही विकास है कि जब एक पूर्व मुख्यमंत्री जो उठा रहे हैं मुद्दा कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जंगल काटे जा रहे हैं। आपको मैं बताऊं, 94,000 से ज्यादा पेड़ों की कटाई हो चुकी है और ठीक है, पेड़ की कटाई पर अडानी आएंगे। जिस तरीके निशिकांत से जी का ये पहला कर रहा रिएक्शन है। ले लेते हैं। रवि गौलानी जी कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है और संवेदनहीन हो गई है ईडी। जन्मदिन के दिन उनके बेटे को गिरफ्तार किया है। निशिकांत जी। मुंडेन जी आपको और रवि गौलानी जी को संध्या जवाब। देखिए, संवेदनहीन हो गई है ईडी या और कोई विषय है, लेकिन एक बड़ा मशहूर डायलॉग है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये वर्षा ब्लॉक या पेड़ कटना या और कुछ मामला हो तो सिर्फ भूपेश बघेल उठा रहे हैं इसको, बाकी यहाँ कांग्रेस मरी हुई है या किसी कांग्रेसी पे और कार्रवाई हो रही है? नेता प्रतिपक्ष चंद्र पंत हमसे सांठ काट करके बैठे हुए हैं। बुझे हुए दीपक हमारे खिलाफ नहीं बोलते हैं क्या? विषय ये है कि जिस प्रकार से ये आबकारी के लाभकारी मंत्री जेल गए, अनिल टुटेजा जेल गया, अनवर ढेबर जेल गए। अब तो मैं ये कल्पना कर रहा हूँ विमेश जी कि आबकारी के कितने लाभकारी बचे हुए हैं, कहां तक ये हिस्सा और खिस्सा गया हुआ है। ये रवि गौलानी जी, मुझे तो समझ में नहीं आता साहब, इतना मतलब कैसे आप लोग उस स्तर पे आ सकते हैं कि हर चीज बायस है सिवाय गांधी परिवार और कांग्रेस को छोड़ के। एक अदना सा राज्यसभा सांसद के यहाँ 351 करोड़ रुपया मिलता है, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता कि ये पैसा उसके यहाँ कैसे आया, क्या ईडी ने प्लांट किया। लेकिन ईडी बायस है, भारत की सरकार बायस है, भारत का न्यायालय बायस है। लेकिन जैसे ही किसी हिंडनबर्ग के द्वारा एक व्हाट्सएप कर दिया जाए राहुल बाबा को, तुरंत वो सही हो जाता है। ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई पार्टी सिर्फ अंग्रेजों की भावना से ही चलती है, उन्हीं के सिंडिकेट से चलती है, षड्यंत्र से चलती है।
भारतीय न्याय प्रणाली पे, भारत सरकार पे, भारत की संवैधानिक एजेंसियों पे कोई भरोसा क्यों नहीं? आप एक चीज बताइए मेघनाथ जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के केवल भूपेश बघेल एक नेता है और कद्दावर नेता है ठीक है, टी एस जवाब सिंहदेव को। इधर से रवि करो। गोलानी जी, सिर्फ एकमात्र नेता भूपेश बघेल है? क्या वही बीजेपी का और तमाम चीजों का विरोध कर रहे हैं जिसके कारण उन पर कार्रवाई हो रही है, जो निशिकांत जी कह रहे हैं? क्या टीएस सिंहदेव, डॉक्टर चरणदास महंत या और भी जो नेता है वो विरोध नहीं कर रहे हैं? ये देखो, आज इन लोगों ने पूरा टारगेट बना करके रखा है भूपेश बघेल जी को। पिछले 5 वर्षों में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी का एक ही टारगेट रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री। और आप इनकी जितनी भी कार्यवाहियां, जो भी तथाकथित घोटालों की बात ये करते हैं, उसमें हर जगह इनका टारगेट कहीं ना कहीं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है। तो ये उन्हीं के पीछे तो ये सारी चीजें करेंगे ना, पहली बात। दूसरी बात, आप मुझे एक बात बताइए, ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं ईडी की, एक भी आरोप साबित हो पाया है क्या? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का आप पिछले 10 साल का डाटा निकाल लीजिए। इनके ही केंद्र में मंत्री ने राज्यसभा और लोकसभा में जवाब दिया था कि 3000 से ज्यादा मामले ईडी ने रजिस्टर किए हैं, जिसमें सिर्फ 23 पर ही प्रूव हो पाया है, मतलब लेस देन 1%। और 1 लाख करोड़ के ऊपर का इन लोगों ने कहा था कि उसके ऊपर जांच चल रही है, लेकिन कॉन्फिस्केशन कितने का हो पाया था? सिर्फ 900 करोड़ का। आप मुझे बताइए, ये 99% प्रूफ क्यों नहीं हो पा रहा है? और जितने भी लोगों की बातें निकल करके आ रही है जिस पे ईडी कार्यवाही करती है, ठीक है, निशिकांत जी से हाईकोर्ट की 99% सुप्रीम प्रूफ कोर्ट में क्यों नहीं जाके हो पा खत्म रहा है, हो उस पर जाता है। जवाब लेंगे। निशिकांत जी से इस पर जवाब लेंगे, उससे पहले दिलीप शर्मा के पास चलते हैं। आज वो सुबह 6 बजे से ही भिलाई में भूपेश बघेल के निवास पर मौजूद थे। जब ईडी की टीम पहुंची उसके बाद लगातार वो कवर कर रहे हैं। दिलीप जी, आपने पूरे दिन जो घटनाक्रम चला है दुर्ग भिलाई में, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए कि क्या रहा और किस मामले को लेकर चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद क्या हंगामा हुआ, कौन लोग थे, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए दिलीप जी। देखिए मृगेन जी, लगभग सुबह 6:30 बजे का वक्त था जब ईडी की जो टीम है 6 इनोवा गाड़ियों में पहुंचती है। सेंट्रल फोर्स के जवान भी इनके साथ रहते हैं और चारों तरफ से घर को घेर लिया जाता है। इसके बाद लगभग 7 बजे के आसपास जो राज्य पुलिस के जो जवान है वो भी पहुंचते हैं और सबसे पहले वो ये करते हैं कि जितने भी भूपेश बघेल का घर है, जो 4 गेट है जो लोहे के, वहां उनको बंद करती है और सभी जगह जो जवान है राज्य पुलिस सेवा के, उन्हें खड़ा कर देती है। तो सबसे पहले करने के पीछे यही रीजन होगा ईडी या राज्य पुलिस सेवा का, कि पिछले बार जब ईडी की टीम यहाँ पहुंची थी तो उसका ईडी के अधिकारियों को बहुत बड़ा मतलब आक्रोश का सामना करने का देखने को मिला था। आक्रोश का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी के गाड़ियों को रोक लिया था, इसलिए उस सुरक्षा को देखते हुए ये सारे बैरिकेड लगाकर पूरे घर को घेर लिया गया था। उसके बाद लगभग क्रिकेट जी 10 सवा 10 के आसपास भूपेश बघेल अपने घर से निकलते हैं और वह घर से पैदल, बात समझिएगा, घर से पैदल वो विधानसभा का जो अंतिम सत्र था आज, उनके लिए निकलते हैं और सीधे हाईवे नेशनल हाईवे 56 तक पैदल जाते हैं। उस दरमियान भूपेश बघेल ये कहते हैं कि आज मेरे बेटे चैतन्य बघेल का जन्मदिन है और अमित शाह और मोदी मेरे बेटे को तोहफा दिए, गिफ्ट दिए हैं और ईडी भेज दिया। तो ये यहाँ से राजनीति आपको बता दूं, इससे बार पहले ये बात कहते रहते हैं कि जन्मदिन पे जो है ईडी का गिफ्ट मिला है। विधानसभा में भी बहुत हंगामा हुआ। हालांकि जब वो सदन के अंदर गए, उस समय सदन के अंदर जा रहे थे, उस समय उनके समर्थक विधायकों ने नारेबाजी की। लेकिन निशिकांत जी, आपसे समझना चाहूंगा कि क्या शराब घोटाले के जो तार है, अब लगता है चैतन्य बघेल के बाद ईडी जो है या जांच एजेंसियां वो भूपेश बघेल तक पहुंचने वाली है, उस लेवल तक हो चुकी है उनकी तैयारी? मेघनाथ जी, जांच एजेंसियां कहाँ तक पहुंची है उसकी बात तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, आज तो आती दिख रही है। लेकिन जिस प्रकार से हमारे मित्र कह रहे थे कि प्रताड़ित करना और बायसनेस का, आप सीधा से समझिए, मतलब बहुत ज्यादा इसको स्पष्टता से रखने की बात करूं तो प्रवासी लगभग एक स्टेटमेंट उठाइए जब वो गिरफ्तार होता है। गिरफ्तार होते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं अनपढ़ हूँ, अधिकारी हस्ताक्षर कराते गए। अधिकारी मतलब अनिल टूटेजा, ठीक? अनिल टूटेजा के साथ अनवर डेवर व्यापारी,
जो अधिकारी, व्यापारी और आबकारी के लाभकारी मंत्री जेल में। अब इन्होंने क्या इनपुट जांच एजेंसियों को दिया कि जो जिसके घेरे में चैतन्य बघेल है, हम उनका हैप्पी बर्थडे है, उनको विश करते हैं, उनके लंबे जीवन की, दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से सिंडिकेट में लोग घेरे में आ रहे हैं, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि फर्जी होलोग्राम था या नहीं था? 2-2 काउंटर चल रहे थे, नहीं चल रहे थे? 2161 करोड़ का तत्कालीन उस समय जांच एजेंसियां बता रही थी, अब तो 3200 करोड़ का बताते हैं। फिर भी कांग्रेस पार्टी इस प्रकार से बातों को रख रही है। रवि गोलानी जी, आपकी जानकारी को थोड़ा सा दुरुस्त करता हूँ, 3000 केस नहीं है, 5200 समथिंग केस है जो जांच के रडार पे है, जिसमें आप लोग लगातार कहते हैं कि 95% विपक्ष के नेता हैं। मैं आपको डंके के चोट पे बोलता हूँ, 95% नहीं, 98% अधिकारी, व्यापारी और कर्मचारी हैं, मात्र 2% उसमें नेता है। अब ये बताओ कि ये जितने अधिकारी, व्यापारी और कर्मचारी हैं, एक कांग्रेस समर्थक थे। प्रदेश के संसाधन को लूटने वाले लोगों को आप संरक्षित और पोषित करना चाहते हैं। अभी 22 लोग जो निलंबित हुए, उनको भी संरक्षित पोषित करने का प्रयास आप कर रहे थे। ये क्या कांग्रेस के कैडर हैं या कांग्रेस के नेता हैं ये लोग? मेरा विषय ये है कि छत्तीसगढ़ में रवि भूपेश बघेल जी जी को बहुत गंभीर सवाल उठाया, आपने डाटा दिया था, उस पर इन्होंने सवाल किया कि क्या प्रदेश को और देश को लूटने वालों को संरक्षित करना चाहती है कांग्रेस? रवि जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जितने भी मामले निकल करके सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, तो एक भी मामला स्टैंड क्यों नहीं हो रहा है? और अभी ये बात कह रहे थे कि घोटाला, मैं पूछना चाहता हूं, बड़े ही काबिल प्रवक्ता हैं, ये बताएं तो सही, शराब घोटाला, जो ये नकली होलोग्राम और जो ये सब बातें कर रहे हैं, क्या एक भी चीज अभी कोई भी कोर्ट में साबित हुई है? एक भी अगर मामला, एक भी व्यक्ति को अगर कोर्ट ने अभी तक के अपराधी को साबित कर दिया है क्या कि किसी के खिलाफ वाकई में जुर्म हुआ था और उसमें कोई गिल्टी प्रूव हुआ है क्या? एक भी नहीं है। बल्कि अनवर ढेबर की भी जो ये बात कर रहे थे, अनवर ढेबर को भी सुप्रीम कोर्ट से जाकर के जमानत मिली। क्यों जमानत मिल रही है? जब मामला ऊपर जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट तक ये बातें निकल करके आती है कि कोई भी एविडेंस बनता ही नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए, जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनी थी उसके दूसरे वर्ष से ये लोग घोटाला करना शुरू कर दिए बीजेपी वाले। आज लगभग 4 साल से ऊपर का समय हो गया है, सिर्फ गिरफ्तारियां, सिर्फ पन्ने में पन्ने बन रहे हैं। कभी 2000 पेज, कभी 5000 पेज, कभी 10,000 पेज, कभी 50,000 पेज, साबित कोई भी नहीं। कोई भी चीज कोर्ट में जा रही है तो प्रूफ अभी तक एक भी आदमी के खिलाफ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये क्या कार्यवाही है? ये मेलाफाइड इंटेंशन की कार्यवाही है कि ये बोनाफाइड इंटेंशन की कार्यवाही है? ये सरासर एजेंसियों का दुरुपयोग है। ये सरासर हमारे प्रदेश में अगर विपक्ष आवाज उठा रहा है कि हमारे जल, जंगल, जमीन, हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए अगर हम खड़े हैं, उनके साथ, किसानों के साथ हम अगर खड़े हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। 1 लाख लगभग पेड़ कटने की पोजीशन आ गई है, लेकिन इन लोगों के मुंह से चू तक नहीं निकल रहा है। ये ठीक बताएं है, ना, निशिकांत जी जवाब दीजिए उसके भाई। बारे में 1 क्या लाख पेड़ कहेंगे? कटने वाले हैं, कट रहे हैं, और उस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी उठा रही है और आप लोग जो है ईडी भेज रहे हैं। निशिकांत जी मंडन जी, थोड़ा सा समय लूंगा, इनसे स्पष्टता से आज ये बात क्लियर करवा लेना कि क्या कारण से ईडी आ रही है। राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर में होता है, इस कारण ईडी आई और छापा मारती है। हिमाचल और उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है, इसलिए छत्तीसगढ़ में ईडी छापा मारती है। मतलब आप पहले तय करवाओ इनसे कि विषय क्या है, पहले ये क्लियर कर ले। दूसरा, इन्होंने कहा कि कहीं पे भी किसी को गिल्टी साबित किया गया क्या? काउंटर सवाल है मेरा, किसी को निर्दोष साबित अरे किया गया क्या? जवाब दो ना, आप जवाब दो। सुन तो लो, सुन तो लो थोड़ा धैर्य से। अब मेरा काउंटर सवाल है कि किसी को निर्दोष बताया गया क्या कोर्ट के द्वारा या किसी एजेंसी के द्वारा, कहीं पे भी? और जो अनवर ढेबर का आप बोल रहे हैं कि रिलीफ मिल गया स्वास्थ्यगत कारणों से ज्यादा, और अभी जो रानू साहू और सौम्या चौरसिया जो उड़ती चिड़िया बनी हुई थी, छत्तीसगढ़ में इंटर नहीं कर सकते, सशर्त जमानत है। इनको आप निर्दोष बता रहे हो? दीमक है साहब, दीमक। आपके और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं ये लोग, लेकिन पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हो, प्रदेश और देश के प्रति नहीं। इस कारण कांग्रेस की दुर्गति हुई है। तीसरा महत्वपूर्ण से, जब जांच एजेंसियां बायस, मैं बिंदन जी आपसे स्पष्टता से पूछा, पुनः पूछ रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के अलावा कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है क्या? ये बोल रहे रवि गोलानी जी? क्या टीएस सिंहदेव, चरण दास महंत,
मोहम्मद अकबर, शिव डहरिया, सत्यनारायण शर्मा, रविंद्र चौबे, ये कद्दावर नेता नहीं है कांग्रेस के, ये वहां नहीं, लेकिन मंत्री के पद पे। आज निशिकांत जी, आज इन सभी नेताओं का बयान आया है और सभी नेताओं ने कहा कि जो ईडी की कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं द्वेषपूर्ण है। दिलीप शर्मा जी के पास चलूंगा। आज बहुत सारे नेताओं के बयान भी आए हैं, उनके बयान के मायने क्या निकाले जाए, क्योंकि लगातार कांग्रेस जो है अब भूपेश बघेल के पीछे खड़ी नजर आ। देखिए मृगेन जी, सबसे बड़ी बात है कि किसी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को ईडी हिरासत में लेती है तो ये अपने आप में छत्तीसगढ़ के लिहाज से सबसे बड़ी बात है। और जब भूपेश बघेल विधानसभा भी जाते हैं, वहां भी रहते हैं, उसके बाद इधर पे ईडी इनके बेटे को गिरफ्तार करती है। ये दो बड़ी घटनाएं हैं, इनको समझना पड़ेगा। जैसे कि कांग्रेस के रवि जी कह रहे हैं कि ईडी आती है, जब भी ये होता है तो ईडी आती है, कार्रवाई करती है। तो मेरे एक सवाल है रवि जी आपसे कि आपको क्या लगता है कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो बिना साक्ष्य, बिना किसी सबूत के चले जा रही है? ऐसा आपको लग रहा है क्या? कुछ ना कुछ होगा तब तो लेके जा रही है। और गिरफ्तार करना अपने आप में एक किसी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को, तो ये थोड़ा कुछ हुआ नहीं होगा? कुछ ना कुछ होगा रवि जी। दिलीप जी, एक चीज मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि अभी जो चैतन्य बघेल के वकील थे, उन्होंने बोला कि विजय भाटिया ने जो बयान दिया है उसके आधार पर और कुछ जमीन के इन्वेस्टमेंट के जो है उसके आधार पर ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया। तो विजय भाटिया और भूपेश बघेल का क्या कनेक्शन है और चैतन्य बघेल उसमें कहां से आ गए? दिलीप जी। बिल्कुल, देखिएगा ये जो जिस तरह से ईडी, देखिएगा आप इससे पिछले बार भी जब ईडी यहाँ पर आई थी तो आपने देखा होगा कि मैं उस वक्त कवर कर रहा था, तो एक लाल कपड़े में बांधकर कुछ दस्तावेज लेके गई थी। अब उसके बाद विजय भाटिया गिरफ्तार होता है, विजय भाटिया से पूछताछ होती है, फिर के श्रीवास्तव। तो ईडी क्या करती है, सारे लोगों के बयान को सराउंड करती है, उसको मिलान करती है। मिलान करने के बाद जब उनको लगता है कि जब एक कॉमन चीज निकल कर सामने आती है, तब जाकर वह एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचती है और वहां कार्रवाई करती है। जैसे आज मुझे लगता है कि चैतन्य बघेल के खिलाफ कहीं ना कहीं पुख्ता सबूत ईडी के पास होगा, इसलिए उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया और उसे 5 दिन के रिमांड पर लिया गया। 5 दिन में और भी चैतन्य बघेल से पूछताछ होगी। तो कुल मिला के यही है मृगेन जी कि ईडी बिना सबूत, बिना दस्तावेज के मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी कार्रवाई करेगी। रवि जी, मेरा वही सवाल फिर आपसे आ रहा है कि क्या ईडी की कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट नहीं? ऐसा क्यों लगता है कि ईडी गलत कार्रवाई कर रही बिना सबूत के? रवि जी, रवि जी, आप तक आवाज आई? रवि जी तक आवाज, रवि जी तक लग रहा है आवाज नहीं आई है। निशिकांत जी के पास चलते हैं। निशिकांत जी, यही सवाल आपसे भी है कि कांग्रेस को क्यों लगता है कि ईडी गलत कार्रवाई कर रही है? नहीं तो आप अपने बचाव में रख क्या सकते हैं। मेरा कहना ये है कि जब इतने बड़े बड़े सिंडिकेट चलाए गए और जिस प्रकार से दिलीप जी बता रहे थे, लेकिन सिंडिकेट कितना बड़ा है। झारखंड तक इस सिंडिकेट ने काम किया। झारखंड की जो मुख्यमंत्री की सचिव थी यहाँ सोनिया के पहले वो गिरफ्तार हुई थी 1 साल पहले, बाद में यहाँ गिरफ्तारी हुई है। मेरा कहना है कि जिस प्रकार से एक संगठित भ्रष्टाचार का सिंडिकेट चलाया गया और प्रदेश के संसाधनों को लूटा गया, और इसकी शुरुआत जो होती है, देखिए जयसिंह अग्रवाल की चिट्ठी बहुत महत्वपूर्ण है। जो चिट्ठी उन्होंने लिखी थी उस समय कोई जांच एजेंसी एंटर नहीं की थी। प्रदेश में भूपेश जी की सरकार थी, उनको कार्रवाई करनी थी, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की। मोहन मरकाम जी ने विधानसभा के पटल पर सवाल उठाया, उस समय आदरणीय चंद्र महंत स्पीकर थे, उन्होंने कहा कि हम जांच समिति बनाते और कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई नहीं हुई। देखिए जांच एजेंसियां हवा में थी। मैं तो पुनः आपसे पूछ रहा हूँ ना, और किसी नेता के यहाँ ईडी क्यों नहीं जाती? ईडी अगर बायस है तो चरणदास महंत जी तो प्रतिपक्ष के नेता है ना। टीएस सिंहदेव तो मतलब दूसरे नंबर के नेता थे, मुख्यमंत्री अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पाए, लेकिन दूसरे नंबर के कद्दावर नेता नहीं है क्या इनके? अगर उनके यहाँ नहीं जा रही है, क्या वो मंत्री नहीं थे प्रदेश के? विषय यही आता है कि लगातार एक गंभीर बीमारी को लेकर डॉक्टर के पास व्यक्ति जाता है, मिंगन जी बोलता है जहां हाथ रखता हूं वहां दर्द होता है, सीटी स्कैन, एमआरआई, सब चीज, सोनोग्राफी सब हो गया, फिर आखिरी में डॉक्टर उसके उंगली का इलाज करता है तो पता चलता है उंगली में दर्द है, जहां हाथ रखता है वहां दर्द होता है।
तो इनके पूरे भ्रष्टाचारी सिस्टम की आप उदाहरण अच्छे देते हैं निशिकांत जी। रवि जी आ गए। रवि जी, दिलीप जी का भी सवाल यही था और मेरा भी सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस को क्यों लगता है कि ईडी गलत तरीके से कार्रवाई कर रही है? क्या बिना सबूत, बिना दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई, ऐसा आप लोग को क्यों लगता है? मृगेन जी, ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि ईडी मुझे ये बता दे कि क्या किसी भी सत्ताधारी व्यक्ति के पास गई है? क्या किसी भी प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता पाक साफ है? या जो लोग जिनके ऊपर ये लोग पहले आरोप लगाते रहते थे कि वो महाराष्ट्र की बात कर लीजिए या आप कर्नाटक के नेताओं की बात कर लीजिए, इनके एक जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं वो लोग पाक साफ हो जाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती, उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की रेड नहीं होती, ना उनके खिलाफ कोई चार्जशीट फाइल होती है, ना उनके किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई चीज निकल करके आती है, वहां सब खत्म हो जाता है। लेकिन जितने लोग विपक्ष में बैठे हैं, जो लोग प्रश्न कर रहे हैं, जो लोग सवाल उठा रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ ये लोग कार्यवाही क्यों कर रहे हैं? और ये बार बार जो कह रहे हैं निशिकांत जी कि भूपेश बघेल जी के ही खिलाफ क्यों हो रहा है, बाकियों के खिलाफ क्यों नहीं हो रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को आप लोगों ने पिछले 5 वर्षों में टारगेट बना करके रखा है, क्योंकि भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे तो मुखरता से और प्रखरता से उन्होंने कांग्रेस पार्टी की बातें रखी। इन लोगों ने उन्हीं को टारगेट बना करके रखा है, हर चीज में ये भूपेश बघेल जी को जोड़ रहे हैं। बल्कि मैं तो ये पूछना इनसे चाहता हूं, ईडी से चाहता हूं कि सिर्फ हमारे प्रदेश में भूपेश बघेल जी को ये लोगों ने टारगेट क्यों बना करके रखा है? एक एक सुनियोजित तरीके से उनके पीछे हाथ धो करके पड़े हुए हैं। और आप एक बात समझिए मृगेंद्र जी, अगर इनकी रवि जांच जी, सही डायरेक्शन में चल रही रवि जी, होती। रवि जी, मैं दिलीप पहले शर्मा बोल रहा हूँ। जी दिलीप जी, मैं ये कह रहा था कि आपने कहा कि एक भूपेश बघेल पर ही क्यों टारगेट कर रहे हैं, ये आपने बीजेपी को कह रहे हैं। लेकिन वो तो जांच एजेंसी है ना, उनको इनपुट मिल रहा होगा। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि बिना साक्ष्य के ईडी पहुंच रही है, बिना सबूत को पहुंच रही है, तो आपको कोर्ट के ऊपर तो भरोसा करना पड़ेगा ना। न्यायालय तो बिना किसी साक्ष्य सबूत के अगर ईडी वहां पे चार्जशीट या पेश करती है कुछ भी बयान, तो कोर्ट उसे आपके पक्ष में देगा। जो ये जगन बघेल बरी हो बिल्कुल जाएंगे फिर। बिल्कुल दिलीप तो जी, आपको मैं न्यायालय पे आप भरोसा है कि नहीं? न्यायालय पे नहीं विश्वास नहीं, रखना चाहिए। अच्छा प्रश्न आपने किया है दिलीप जी। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि हमें पूर्ण भरोसा न्यायालय पर है, पूर्ण भरोसा। और मैंने ये बात अभी पहले भी कही कि जब सारे मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर जा रहे हैं तो सही निष्पक्षता के तरीके से न्याय हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि जब सारे सबूत जो भारतीय जनता पार्टी हो या ईडी हो कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, चार्जशीट है, लेकिन जब सारी चीजें जा रही हैं कोर्ट्स के टेबल पर तो एक भी चीज साबित क्यों नहीं हो रही है? अगर ठीक है, मैं फिर ठीक है कहूंगा, ग्वालानी जी, अगर आपकी अगर आपकी बात अगर आपकी बात बोनाफाइड जो है। इंटेंशंस है, एक मिनट मृगेंद्र जी, 1 मिनट का समय जी जी, लूंगा। कानूनी भाषा में 2 शब्द का इस्तेमाल होता है दिलीप जी, एक होता है मेलाफाइड, एक होता है बोनाफाइड। ये सारी कार्यवाहियां मेलाफाइड इंटेंशन से हो रही है, दुर्भावनापूर्ण हो रही है, इसमें कोई भी कार्यवाही सबूतों पर नहीं हो रही है। ये लोग सबूत अपनी मर्जी से बना करके रेड मार दे रहे हैं, अरेस्ट कर ले रहे हैं, लेकिन जब मामला कोर्ट्स में जा रहा है तो जो सबूत भारतीय जनता पार्टी या ईडी बोल रही है वो सबूत कोर्ट मान्य ही नहीं कर रही है। इसलिए तो हमारे पास सारे हमारे जो लोग हैं वो निकल ठीक करके है, आ रहे हैं। ठीक है निशिकांत जी। रवि गोलानी जी का कहना है कि नकली सबूत के आधार पर आप उनके नेताओं को परेशान कर रहे हैं। नकली सबूत। एक और मतलब सवाल भी है निशिकांत जी। निशिकांत, एक और सवाल है, रवि जी का ही है, उसी के बात को कह रहा हूँ। वो उनका कहना है कि बीजेपी के लोगों पर कार्रवाई नहीं होती। क्या बीजेपी के लोग साफ सुथरा है, सब साफ है, ये कह रहे हैं? इसका भी जवाब दीजिएगा। बिल्कुल मिनमिन जी, जिस प्रकार से रवि गोलानी जी बात रख रहे हैं कि मेला फाइड इंटेंशन, ठीक है, मेला फाइड इंटेंशन पे जांच एजेंसी हो सकता है कि आपके कालखंड में कार्रवाई करती रही होगी तो आपको इसकी जानकारी होगी, लेकिन मेला फाइड इंटेंशन से 351 करोड़ रुपया मशीन गर्म हो जाए गिनते गिनते, क्या ईडी ने उसको प्लान किया था उसके बाद रिकवर किया? ये रवि गोलानी जी का आरोप है क्या? या 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, नगद और गहने जो जेवरात जो जब्त की गई है जांच एजेंसी के द्वारा पिछले 10 साल में,
वो क्या पहले ईडी ने प्लांट किया कहीं से उठा के, उसके बाद जब्ती बनाए, उसके बाद आरोपी बनाए? मतलब मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप एक साक्ष्य को भी, मतलब सत्य को भी प्रमाण की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, मुझे ताज्जुब लगता है। लेकिन एक जवाब आपको देना चाहिए कि जब इन अधिकारियों की सैलरी 40 लाख रुपया नहीं है पिछले 10 साल के मिला के, 50 लाख नहीं है, उनके पास से करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति कैसे मिली? ये सौम्या चौरसिया, ये रानू साहू, ये समीर बिश्नोई, ये कांग्रेस पार्टी के कब के कार्यकर्ता हैं वो भी तो बता दें। अगर आपको ये लगता है, मैं आपसे स्पष्टता से पूछ रहा हूँ, दिलीप जी आपसे भी पूछ रहा हूँ, चल ठीक है, जांच एजेंसी बायस है, लेकिन इनसे क्या उनको दिक्कत है? सौम्या चौरसिया, रानू साहू, समीर बिश्नोई, अनिल टूडे, इनसे इनसे उनको क्या दिक्कत होगी? दिक्कत ये है कि साहब जो पूरे सिंडिकेट को संचालित किया और जहां से संचालित हुआ, आपने दिलीप जी बहुत अच्छी बात कही कि देखिए एविडेंस को जोड़ते 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 बिट्टू तक अभी बात आई है, अब इसके ऊपर कहां तक जाएगी? रवि गोलानी जी, मुझे ये लगता है कि जो विधवा विलाप है या प्रलाप है, अभी थोड़ा रुक के कीजिए, अभी और आपको हो सकता है कि विलाप करना हो। लेकिन महत्वपूर्ण विषय मैं फिर उठा रहा हूँ कि जयललिता हो, लालू यादव हो, ऐसे कई नेता, मतलब आपके कलमाड़ी थे, कनी मोदी थे, सब आपके कालखंड में जेल गए, उसका भी पर्ची आप हमारे नाम से फाड़ते हैं। लालू यादव प्रमाणिक भ्रष्टाचारी है, उनके गोद में कांग्रेस बैठी है, हमसे सवाल जवाब करते हैं। तीसरा, जब आप किसी नेता का नाम ले रहे हैं महाराष्ट्र का या आसाम का, तो कांग्रेस पार्टी ने आज तक किस न्यायालय में क्या अर्जी लगाई, कहां अर्जी लगाई? इसका तो जवाब दो। हम जब बात कहते हैं तो अर्जी भी लगाते हैं, एविडेंस भी जुड़ाते हैं, और आपके नेता तक सवाल जवाब कर रहे थे जयसिंह अग्रवाल और मोहन मरकाम। लेकिन आपको लगता है कि जो धृतराज का चश्मा आपने पहन लिया उसे बाहर आने की आपको सत्ता है। रवि और गोलानी जी से जवाब ले लेते हैं क्योंकि समय हमारे पास कम है। रवि जी, 10 सेकंड मैंने सवाल किए कि जो लोग बीजेपी में जाते हैं वो बेदाग हो जाते हैं, ऐसा आप लोगों का लगातार कहना है, लेकिन उसको लेकर कोर्ट में क्यों नहीं जाती कांग्रेस? या कोई कोई तो सिस्टम होगा जो ये बताएगा कि ये बेदाग नहीं थे? रवि जी, देखिए, आरोप लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी, इन्हीं की एजेंसियां आरोप लगाती हैं कि आपके खिलाफ इतने हजार करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप है। फिर उसी नेता को भारतीय जनता पार्टी तोड़ करके अपनी पार्टी में लेके चली जाती है। आरोप ये लगाते हैं, तोड़ करके ये लोग ले जाते हैं, उस व्यक्ति को पाक साफ ये लोग कर देते हैं, लेकिन प्रश्न कांग्रेस से पूछा जाता है। बड़ा ही विचित्र लोकतंत्र हो चुका है हमारे देश का कि जो आदमी सारी हरकतें करे उससे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन प्रश्न आएगा कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि कांग्रेस पार्टी का इसमें क्या कहना है। मैं ये कहना चाहता हूं मृगेंद्र जी, मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ है। मीडिया के ऊपर ही हमारे हर व्यक्ति को भरोसा है कि मीडिया निष्पक्षता से ये सारी चीजें रखेगा। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि ये सवाल, ये सारी चीजें आप लोग भारतीय जनता पार्टी से प्रमुखता से उठाइए कि जिन लोगों के पूछ खिलाफ लेते हैं ये निशिकांत अजीत जी। पवार से लेकर के इस सवाल सब इस चीजों सवाल को का ले जवाब लेते आप हैं। क्योंकि इनको मीडिया पे बहुत भरोसा है, तो हम लोग चाहते हैं कि आप जवाब दीजिए। निशिकांत इसलिए जी, हम लोग आपको आमने सामने कर दिए हैं। नहीं आप नहीं, लोग मैंने मीडिया पे भरोसा कितना है, दिन रात गोदी मीडिया करते हैं, उनका कितना भरोसा है वो तो अलग विषय है। लेकिन हम पे इल्जाम ये है कि हमने क्यों चोर को चोर कहा। दूसरा कि नेता चला गया कहीं, शरद पवार अलग कांग्रेस बनाए, उस समय हमारा कोई रोल था क्या? ममता बनर्जी को अलग कांग्रेस बनाई, हमारा कोई रोल था क्या? इंदिरा जी अपनी कांग्रेस बनाई अलग, उस समय तो भाजपा पैदा भी नहीं हुई थी, तो हमारा कोई रोल नहीं। कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े गैंग कांग्रेस को टुकड़ा कर रहे हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल उठा रहा हूं रवि गोलानी जी, नेताजी को भाई साइड में रखो, अभी एक थे खाली कवासी लखमा नेता के रूप में, लेकिन जो के श्रीवास्तव पर महत्वपूर्ण सवाल उठाया दिलीप शर्मा जी ने, कैसे 1500 करोड़ का टेंडर बांटे जा रहे थे, किसके सह पे 15 करोड़ रुपए लिया गया था, और वो पैसा कहाँ पहुंचाएगा, इसकी भी जांच हो जाएगी। आप सड़क पे आ जाओगे ईडी गलत है। अरे भैया, मैं तो अभी डॉक्टरी इलाज बताया आपका, आपके यहाँ पे दिक्कत है, आपके सब कॉन्शियस माइंड में बैठ गया कि जांच एजेंसी गलत है। अरे अपने नेताओं को धिक्कार के चश्मा हटा के देखोगे तब समझ में आएगा कि प्रदेश के संसाधनों को किस प्रकार चारों हाथ से लूटने के बाद अपने नेत्री के पैरों के नीचे फूल बिछा रहे थे। प्रदेश की जनता त्राही मांग कर रही थी, और आज जब जांच एजेंसी कार्रवाई करी तो आपको बायस में दिखता है। अरे बायस में दिखता है तो निशिकांत जी, एक फाइनल कमेंट लूंगा। दिलीप शर्मा जी से एक फाइनल कमेंट लूंगा। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि नेता तो कुछ है, चुनिंदा है,
चाहे कवासी लखमा हो या हो। मेन तो जो कार्रवाई हो रही है वो या तो अधिकारियों पर हो रही है या कारोबारियों पर हो रही है, और ये अधिकारी, कारोबारी और नेताओं का नेक्सस मिलकर भ्रष्टाचार कर रहा है। दिलीप शर्मा जी, फाइनल कमेंट लूंगा क्योंकि समय कम है, इसके बाद जो है समापन करेंगे। दिलीप जी। देखिए, बड़े नेताओं में बात करें तो कवासी लखमा पे अभी तक बड़ी कार्रवाई हुई है। देवेंद्र यादव दूसरे मामले में थे, लेकिन जो चेतन बघेल को जो आज कार्रवाई हुई है, चेतन बघेल किसी भी राजनीति से जुड़े नहीं है। उनका एक खेती किसानी का, रियल एस्टेट का, जो उनकी जानकारी, रियल एस्टेट का काम करते हैं। तो ये भी नेता में नहीं आएंगे, लेकिन कारोबारी में जरूर आएंगे। और इसके अलावा जितने भी अधिकारी, जैसे कि आपने कहा, अधिकारी भी इस ईडी के रडार पर है, कई अधिकारी इसमें शामिल है। तो कुल मिला के ये बड़ा जो रैकेट था उस पर जांच कर रही है ईडी, और दर तार, हर एक तार को जोड़ते जा रही है। जो तार जहां से जुड़ रहा है उससे उस पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन एक सवाल रविकांत जी ये भी है कि जो कांग्रेस के जो माफ करेगा निशिकांत जी, रवि जी ने जो सवाल किया कि आप बीजेपी में सब सपाट साफ है, ये तो आपको बताना पड़ेगा क्या ऐसा। इसका सम्मान कांग्रेस पार्टी क्यों देती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमारे भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठा के सत्ता में आई, लेकिन एक भी एफआईआर कहीं पर भी दर्ज करके कोई कार्रवाई करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि इनके आरोप निराधार थे। मैं तो कहता हूँ कि पेन इंडिया में हमारी सरकार नहीं है, इनकी पेन इंडिया में सरकार भाजपा की या कांग्रेस की है, और दोनों की है। आरोप लगाने की बात जो रवि जी ने कही, रवि जी ने आरोप लगाया था आम आदमी पार्टी पे, विधानसभा घेराव किया, सीएम हाउस घेराव किया, और जब उनसे फिर से हलाला होकर फिर से निकाह हो गया तो फिर उसके पक्ष में खड़े हो गए, और फिर जब तलाक हो गया तो फिर उनके विरुद्ध में बोल रहे। विषय यह है कि स्टेट कांग्रेस पार्टी बदलती है, और मैं आपके माध्यम से जरूर दे रहा हूँ कि अगर कोई पार्टी या कोई व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार कर रहा है तो क्या विपक्ष का राइट तो नहीं है कि वो कोर्ट में जाए? कोई एजेंसियों को, जिस प्रकार जैसी अग्रवाल जी ने एजेंसियों को ठीक है निशिकांत जी आपने ये बात पहले भी कही, उसका जवाब ले लेते हैं क्योंकि समय अब कम है। फाइनल जवाब आप रवि जी, फाइनल जवाब आपका रहेगा कि आप लोग जो है आधे पर क्यों छोड़ देते हैं मामलों को? पूरे आधे घंटे की डिबेट में एक बार भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अडानी के ऊपर कुछ नहीं बोला। इन्होंने एक बार भी जंगल कटाई के ऊपर कुछ नहीं बोला। हमारे प्रदेश के आदिवासियों का जो हित काटा जा रहा है उसके ऊपर कुछ नहीं बोला। जो किसानों की जमीनें लूटी जा रही है उसके लिए कुछ नहीं बोला। कांग्रेस पार्टी प्रदेश की जनता के साथ खड़ी हुई है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो हमारे नेताओं के घर ईडी भेज करके कार्यवाही कर रही है। ये बताएं कि लगभग 1 लाख पेड़ कट गया है, ये लोग मौन क्यों हैं? ये बताएं आदिवासियों से उनकी जमीनें छीनी जा रही है, ये लोग मौन क्यों हैं? ये बताएं कि अडानी को छत्तीसगढ़ बेचा जा रहा है, ये लोग मौन क्यों हैं? और जब तक कि ये लोग इस बातों को नहीं बताएंगे हम विरोध करते रहेंगे, और जितनी कार्यवाही करनी है भारतीय जनता पार्टी कर ले, कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। ठीक है, यही मुद्दा विधानसभा में शून्यकाल में कांग्रेस ने उठाया था कि आखिर जो रायगढ़ में पेड़ों की कटाई हो रही है और तमाम जो कोल ब्लॉक को लेकर, और जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस पार्टी ने पूरे दिन के लिए बहिष्कार कर दिया क्योंकि विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन था, तो कार्रवाई, आगे की कार्रवाई बिना विपक्ष के निपटी। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारी इस चर्चा में शामिल हुए। कल किसी नए विषय को लेकर एक बार फिर शामिल होंगे। नमस्कार।